Hello students, welcome to my channel. We are studying class 6 NCERT chapter 2 of history, that is from hunting gathering to growing food. तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको मेरा पहला लेक्चर इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा और ये बहुत बेनिफिशियल सीरीज़ चल रही होगी आप सबके लिए। और इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद मैं आप सबको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी विद एक्सप्लेनेशन। तो सो डोंट वरी फॉर दैट कि आपको नोट्स मिलेंगे कि नहीं, तो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आप सब लोग कहेंगे तो मैं आपको PDF फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हमने डोमेस्टिकेशन टॉपिक तक पढ़ लिया था, अब हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मतलब हम न्यूलिथिक एज पढ़ रहे थे। न्यूलिथिक एज में हमने देखा था कि कैसे इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, फिर उसके बाद ह्यूमंस जो थे वो हर्डिंग और रियरिंग की तरफ मूव किए, फिर उसके बाद वो फार्मर्स बने और फार्मर से हमने क्या किया था, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था। अब वहीं से हमारी एक नई लाइफ की शुरुआत होने लगी। तो अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो इफ़ यू प्लांट सीड you will notice that it takes some times to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time. तो बच्चों, अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, सीड्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिए थे। और अगर आप देखते हैं किसी भी सीड को हम प्लांट करते हैं, किसी भी सीड को हम लगाते हैं, तो मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम हम टाइम देखते हैं तो 4 मंथ तो आपको लगना ही लगना है क्रॉप को पूरी तरीके से तैयार होने में। तो वह अब लोग जब अपने सीड्स को ग्रो करने लगे, प्लांट करने लगे खेतों में, तो उन सीड्स की रखवाली करने के लिए, उन सीड्स की पूरी तरीके से देखभाल करने के लिए कि उनको टाइम टू टाइम पानी देना, टाइम टू टाइम वीडिंग देना और एनिमल्स और बर्ड से बचाने के लिए उनको एक जगह पे रहना पड़ा। ठीक है, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि लोग एनिमल्स के पीछे भाग रहे थे, पानी के लिए भाग रहे थे, जहाँ उनको शेल्टर मिल रहा था वहाँ भाग रहे थे, अपने रिसोर्सेज के पीछे उनको भागना पड़ता था। लेकिन अब लोग सेटल्ड हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि लोग सेटल्ड होने लगे। तो अब इन्हीं ग्रेन्स को, ये जो क्रॉप्स, जो सीड्स ग्रो करवाते हैं, तो इनके जो ग्रेन्स होते हैं उनको सेफली रखने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए उनको एक जगह रहना पड़ता था। तो 4 मंथ 6 मंथ्स तो उनको रहना पड़ता था बच्चों। अब हम ये देख रहे हैं कि ग्रेन्स को अब जैसे जब ग्रेन्स हुए हैं तो अब उनको स्टोर भी करना होगा। तो अब स्टोर करने के लिए वो क्या करते थे, वो कुछ क्ले पॉट्स और कुछ बास्केट्स बनाते थे या रखते थे। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको क्ले पॉट्स भी मिले, कुछ वुवेन बास्केट्स मिले। वुवेन बास्केट्स मतलब बुनी हुई बास्केट्स, और कुछ पिट्स मिले ग्राउंड में, मतलब जैसे गड्ढे खुदे हुए, जहाँ पे वो अपने ग्रेन्स को स्टोर करते थे। तो ग्रेन्स को वो स्टोर करके रखते थे, एज अ फूड इसको यूज़ करते थे, एज अ गिफ्ट यूज़ करते थे बच्चों। यहाँ पे जैसे NCERT में फिगर दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है वेज इन विच ग्रेन्स वॉज यूज्ड। तो ग्रेन्स एज अ सीड यूज़ करते थे, एज अ फूड यूज़ करते थे, किसी को गिफ्ट देने के लिए भी यूज़ करते थे, और इन्हीं फूड को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते थे। गिफ्ट इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे जैसे कुछ अनाज हुआ, कुछ ग्रेन हुआ, तो एक दूसरे को देना। ठीक है बच्चों, तो उसे गिफ्ट कहते थे। अब स्टोरिंग एनिमल्स, अब लोगों ने एनिमल्स को भी स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। एनिमल क्या था, एक तरीके से उनका मतलब सोर्स था, फूड प्रोवाइडर था। जैसे कि हम एनिमल्स को अपने घरों में रखने लगे और वहाँ से उनसे जो मिल्क है या मीट है उनका खाने लगे। उनके पहले डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करने लगे, और जब वो ख़राब होने लगे एनिमल्स, उनको मार के खाने लगे। तो मतलब इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो एनिमल को भी फूड की तरह स्टोर करने लगे बच्चों। अब हम बात करते हैं आगे, फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो हमने देखा कि मैप में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्लू स्क्वायर्स हैं जो कि हमारी न्यूलिथिक साइट्स हैं, लाइक जैसे बरजा होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कोल्डीवा, महागाड़ा, दिस इज़ हल्लूर, पय्यमपाली, एंड दिस इज़ दाजौली हाडिंग, चिरंड। तो ये सब बच्चों सारी न्यूलिथिक साइट्स थी। ये सारी न्यूलिथिक साइट्स थी जहाँ से हमने देखना, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंसेस मिले। आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ से कुछ अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के
एविडेंसेस उनको मिले। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे काश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो बच्चों जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको सब कॉन्टिनेंट से मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एविडेंस मिलने लगे फार्मर्स और हर्डर्स के। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में इनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस मिले जो आज प्रेजेंट डे में देखा जाए तो कश्मीर में, फिर इधर ईस्ट में मिले, साउथ इंडिया में मिले, मतलब ऑल ओवर इंडिया में हमें कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले। फिर बच्चों टू फाइंड आउट whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. तो बच्चों अब आर्कियोलॉजिस्ट ने को ये पता करना था कि क्या इन साइट्स में जो सेटलमेंट्स था फार्मर और हर्डर्स का, क्या वो परमानेंट सेटलमेंट्स था। तो उन्होंने किनकी उन एविडेंसेस की स्टडी करना स्टार्ट कर दी, प्लांट्स और एनिमल बोन्स की स्टडी करने लगे। और इनका सबसे मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टडी किस पे थी, बर्नड ग्रेन पर। तो ये जो बर्नड ग्रेन थी उनको मतलब ग्रेन्स को बर्न करके और फिर उसके बाद उसकी समझ लीजिए कार्बन डेटिंग निकालते थे कि कितने साल पुरानी होगी ये। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें पता चलता था कि कैसे वहाँ के लोग क्रॉप्स ग्रोन करने लगे और धीरे धीरे एक जगह मतलब मूवमेंट से वो परमानेंट सेटलमेंट की तरफ मूव कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कुछ ट्रेसेस पाए हट्स और हाउसेस के। बच्चों कुछ साइट्स थी जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे बिरज़ा होम जो कि आज प्रेजेंट डे में बच्चों कश्मीर है। तो वहाँ से हमें कुछ हाउसेस और हट्स की एविडेंसेस मिले और कुछ पिट हाउसेस मिले। पिट हाउस बच्चों जैसे कि समझ लो आज जैसे हम लोग बेसमेंट बनाते हैं घरों के नीचे, वैसे मतलब वो गड्ढा खोद के नीचे मतलब बेसमेंट की तरह समझ लो, वैसे उसके अंदर रहते थे। अब बाहर गर्मी रहती थी, बाहर शेल्टर नहीं था, तो ठंडी से गर्मी से बचने के लिए वो अंदर रहते थे, बेसमेंट की तरह बना लेते थे और उसके अंदर रहते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी पाया कि कभी कभी वो बाहर भी खाना बनाते थे, कभी अंदर भी, मतलब कभी अपने बेसमेंट वाले घर से मतलब पिट हाउसेस के अंदर खाना बनाते थे, कभी ऊपर जाके भी खाना या बाहर जाके खाना बनाते थे। तो कुकिंग हट्स मतलब बच्चों चूल्हे का यूज़ हम लोगों ने देखा वहाँ पे, चूल्हे के एविडेंसेस हमने देखे। तो जैसा वेदर होता था, जैसे उनको सही लगता था, ठंडी है कि गर्मी है या बारिश है, तो उस हिसाब से वेदर के अकॉर्डिंग वो अंदर बाहर अपने हिसाब से खाना बनाते थे बच्चों। अब देखिए स्टोन टूल्स हमने देखे पैलोलिथिक साइट्स में जो कि अलग थे थोड़ा सा, और यहाँ पे नियोलिथिक टूल्स हम देखेंगे वो थोड़े से एडवांस स्टोन्स थे बच्चों। ऐसा नहीं कि पैलोलिथिक टूल्स हमने यूज़ करना बंद कर दिए थे, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ एडवांस टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे ये जो टूल्स ऐसे थे, कैसे थे, थोड़े पॉलिश्ड टूल्स थे, थोड़े इनकी जो कटिंग्स थी बहुत ज़्यादा फाइन थी, और यहाँ पे मॉर्टार एंड पेसल्स के भी एविडेंस हमें मिले। तो मॉर्टार पेसल्स मतलब जैसे कि जो आज भी हम लोग देखते हैं गाँव में कि जैसे जो चक्की नहीं जिसमें दाल वाल पीसी जाती, दादी लोग हमारी पीसते, उसी को हम मॉर्टार एंड पेसल्स कहते हैं, और आज भी हमारे घरों में रखा रहता है। तो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए हम यूज़ करते थे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, और ये मॉर्टार एंड पेसल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया ना कि आज भी मॉर्टार और पेसल्स का यूज़ हमारे घरों में होता है, आपको गांव में इनका यूज़ दिख जाएगा आज भी। फिर हमने बोला कि पैलोलिथिक टाइप के टाइम जो स्टोन्स थे या जो बोन्स यूज़ किए जाते थे हम उनका भी यूज़ करते थे, और साथ साथ नियोलिथिक के जो नए स्टोन्स थे, जो नए पॉलिश्ड स्टोन्स थे जिनकी कटिंग्स बहुत ज़्यादा फाइन थी, हम उनको भी यूज़ करते थे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये कुछ स्टोन्स के देखिए, ये नए स्टोन टूल्स की जो ये फिगर्स दी हैं। अब मैनी काइंड्स ऑफ earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for stored things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils that now become an important part. अब हमें कुछ एविडेंसेस में हमें क्या क्या मिले, कुछ अर्दन पॉट्स मिले जिसमें लोग अपना खाना, अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे। ठीक है बच्चों, तो पीपल्स ने या लोगों ने पॉट्स को भी स्टार्ट कर दिया अपने खाने बनाने में। तो पॉट्स
को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कुकिंग फूड में, और साथ साथ ग्रेन्स जैसे कि राइस, व्हीट, लेंटिल्स, ये सब इनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका था इनके डाइट का। तो इन लोगों ने अपने डाइट में क्रॉप्स को भी शामिल करना स्टार्ट करते। तो हमने पहले देखा था, जो पैलियोलिथिक पीरियड में हमने देखा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो एनिमल्स पर डिपेंडेंट थे, वो एनिमल्स को मार के खाते थे। लेकिन अब जब नियोलिथिक पीरियड में हम देख रहे हैं, जब लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, तो लोगों के डाइट में ग्रेन्स भी इन्वॉल्व हो चुके, तो लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की तरफ मूव कर चुके थे। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, एक नई चीज़ देखी, यहाँ पे क्लोथ्स की वीविंग स्टार्ट हो चुकी थी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से हमने क्लोथिंग की स्टार्ट कर दी थी। वीविंग मतलब हमने क्लोथ की बुनाई, कपड़ों की बुनाई भी स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि कॉटन उस टाइम ग्रो करने लगा था। तो नियोलिथिक पीरियड में कॉटन ग्रो करने लगा था, उसी कॉटन से हम लोगों ने कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड द थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। तो बच्चों ऐसा नहीं है, चेंज धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं कि एक साथ सडन पूरे कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड में चेंज आने लगा, नहीं, वो धीरे धीरे एक दूसरे को देखते देखते चेंजेस आते हैं बच्चे। आज भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम आज भी अपने आप को कुछ नई चीज़ों से अडॉप्ट करते हैं, कुछ नई नई चीज़ें हम सीखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं मेहरगढ़ के बारे में। बच्चों मेहरगढ़ मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में कहाँ है। तो बच्चों दिस रीजन इज़ मेहरगढ़, दिस रीजन, दिस इज़ द मेहरगढ़। बच्चों मेहरगढ़ जो आज प्रेजेंट डे में कहाँ है, पाकिस्तान में है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मेहरगढ़ बता देते हैं कहाँ का क्या है रोल। तो मेहरगढ़ से हमें, मेहरगढ़ बोलन पास के पास है, बोलन पास जो है उसके पास है, तो वहाँ से हमें फर्टाइल प्लेन हमें मिली। तो मेहरगढ़ में हमने देखा बच्चों कि वहाँ पे किस क्रॉप की ग्रोइंग हो रही थी, बार्ले की और वीट की। हमें बार्ले और वीट के एविडेंसेस मिले वहाँ से, और साथ साथ कौन से एनिमल्स की रियरिंग हो रही थी, तो शीप्स और गोट्स की रियरिंग हमने फर्स्ट टाइम उस एरिया में देखी। और मेहरगढ़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज था जिसके बारे में हमें पता चला। और इस साइट्स में हमने देखा कि एनिमल बोन्स का भी यूज़ हो रहा था। साथ साथ हमने देखा कि कौन से बोन्स के यूज़ हम कर रहे थे, कुछ वाइल्ड एनिमल थे उनके बोन्स का हम यूज़ कर रहे थे, जैसे कि डियर्स हो गए और पिग हो गए। साथ साथ हम शीप और गोट्स के भी बोन्स हमें वहाँ से मिले। तो लोगों ने, अब हम देख रहे हैं ना कि मेहरगढ़ जो कि आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है, वहाँ से हमें कुछ बार्ले और वीट के एविडेंसेस मिले, कुछ एनिमल्स की रेयरिंग के एविडेंसेस मिले, साथ साथ हमें वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स की एविडेंसेस मिले। और हमने ये देखा कि मेहरगढ़ के घर कैसे थे। तो मेहरगढ़ के घर बच्चों या हाउसेस हम देख रहे हैं तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, लाइक दिस। ये यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है बच्चों, स्क्वायर और कुछ रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, जिन मतलब हर हाउस में 4 कंपार्टमेंट्स थे। 4 या उससे ज़्यादा भी कंपार्टमेंट्स हो सकते थे, लेकिन हमें ज़्यादातर 4 कंपार्टमेंट्स हमें मिले। और कुछ ऐसे हाउसेस थे जहाँ पे जिसको हम स्टोरेज की तरह भी यूज़ करते थे। अब आगे देखते हैं, व्हेन पीपल डाई द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। अब हमने यहाँ पे क्या देखना स्टार्ट कर दिया कि जब लोगों की डेथ होने लगी तो लोग उनके घरों में आकर उनको रिस्पेक्ट देने लगे, मतलब उनके शांति पाठ में भी लोग इकट्ठा होने लगे बच्चों, ठीक है। तो हमें मेहरगढ़ में बरियल्स मिले, ठीक है बच्चों, हमें मेहरगढ़ में बरियल्स के भी एविडेंसेस मिले। तो बरियल is one such an arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. So in one instances, the dead person was buried with goat, which were probably meant to serve as food in the next world. बच्चों हमें मेहरगढ़ से बरियल साइट्स भी मिले, और हमने एक एविडेंस हमें मिला कि एक बरियल साइट से देखा कि एक ह्यूमन बीइंग के साथ, एक पर्सन के साथ एक गोट को भी बरी किया गया। और इसका मतलब ये था कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में या जहाँ उसका जो फ्यूचर जहाँ जाएगा वहाँ पे भी उसको खाना मिलेगा। तो बच्चों आई होप ये चैप्टर आप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और जो छोटे मोटे डाउट्स हैं तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको शॉर्ट नोट्स के एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो उससे और ज़्यादा
क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। तो हमने क्या देखा था, मध्य प्रदेश से भी हमें केव पेंटिंग्स मिली थी जो भीमबेटका केव पेंटिंग थी, और आगे चल के भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी आगे चल के इस चैप्टर के, अभी तो ये सब समझ लीजिए कि एक इंट्रोडक्टरी है, ये क्लास 6 की NCERT समझ लीजिए कि पूरी तरीके से इंट्रोडक्टरी। अभी इसको हम एक्सप्लेन में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, हर एक चीज़ के बारे में, जितनी साइट्स हैं, जितनी पैलोलिथिक साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं, मेसोलिथिक साइट्स हैं, इन साइट्स के बारे में हम ही आगे पढ़ेंगे। और जहाँ जहाँ और कहाँ से किन किन साइट से कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं, ये सब हम बच्चों 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ इतना जानिए अभी कि कहाँ कहाँ से साइट्स मिली, क्या क्या था उस टाइम, और कैसे एवोल्यूशन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अभी आपकी हिस्ट्री की बस शुरुआत ही है। अब हम फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस में हमें केव पेंटिंग मिली, उस केव पेंटिंग से भी हमें पता चलता है। देखिए बच्चों, ये पेंटिंग, ये वाइल्ड एनिमल और उसके पीछे ह्यूमन बीइंग है। तो इस पेंटिंग से भी हमें पता चलता है कि ये कब की है, ये 20,000 से 10,000 ईयर्स अगो की पेंटिंग है, मतलब 100 ईयर अगो की पेंटिंग है। तो बच्चों, इस पेंटिंग से हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे थे, हर्डर और गैदरर थे। ठीक है बच्चों, दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओक्र और आयरन ओर and charcoal. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions, or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey. बच्चों, इसमें हमने देखा कि कुछ कलर्स भी यूज़ हैं इस पेंटिंग्स में। देखिए कुछ कलरफुल डायग्राम है, ये कलरफुल पेंटिंग है ये। तो यहाँ पे हमें कुछ पेंटिंग्स, मिनरल पेंट्स या मिनरल कलर्स का यूज़ किया गया है, और ये पेंटिंग हम कह सकते हैं कि कुछ सेरेमोनियल ओकेजन्स में यूज़ किए जा सकती होंगी, या वहाँ पे बताने के लिए कि कैसे हमारे लोग रहते थे या कैसे हंटर्स थे। तो ये न्यूलिथिक की फ्रांस की केव पेंटिंग हमें मिली बच्चों। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा ये पूरा चैप्टर। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्ट नोट्स प्लीज़ प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।